Hello everyone, I am Ujjwal Sharma and I completed my BTech from IIT Roorkee and I have cracked GATE with an All India rank of 46 and I have cracked Engineering Services Examination with an All India rank of 06. मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। इट्स अ प्लेस इन ईस्टर्न यूपी एंड मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माय 10th आई वेंट टू कोटा फॉर 2 year preparation for IIT JEE and after selection I chose IIT Roorkee Mechanical. Actually मैं अगर स्टोरी आपको ये बताऊँ तो मैं 4th year के स्टार्टिंग में मैंने कैट के लिए प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो कैट के लिए प्रिपेयर करते करते कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि ये मेरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर मैं कैट करता हूँ देन आई माइट गेट इनटू एन IIM और XLRI और सम प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल। लेकिन वो मेरा चीज़ नहीं था। मुझे ऐसा समझ आया, मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, उन सबसे बात करने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें कोर में इतना इंटरेस्ट है तो यू शुड बी स्टिक टू योर कोर। मैंने एक बार को प्रिपरेशन शुरू कर दी 4th year के फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में ही गेट के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी और मुझे इंटरेस्ट आने लगा उस चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ अच्छी है, ये इंटरेस्ट वाली चीज़ है, इसमें मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ज़्यादा लोड नहीं लग रहा है, तो इसमें मैं कर सकता हूँ कुछ। और इसीलिए मैं उस पाथ पे आगे गया और मैंने प्रिपरेशन भी करी। लेकिन गेट 2017 में मेरा लक उतना अच्छा नहीं था, या प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए आई गॉट अ रैंक ऑफ 2000 समथिंग। तो उसके बाद भी लेकिन ये चीज़ था मेरे अंदर। हालांकि टॉपर से बात करने के बाद topper.com से आई वाज गेटिंग अ पैकेज ऑफ समथिंग अराउंड 9 LP और समथिंग, बट मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे कोर में इतना इंटरेस्ट है तो आई शुड गो फॉर वन ट्राई, आई शुड टेक दिस रिस्क ऑफ 1 year एटलीस्ट। तो गेट का पेपर वो जनरली फरवरी के स्टार्टिंग वीक में होता है, पहले वीक में। और इसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 65 और 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जिसमें से 15 मार्क्स का ये एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी जो रहता है वो कोर रहता है पूरा का पूरा। तो कोर में भी क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 1 marks एंड 2 marks। 1 marks एंड 2 marks में भी ऐसे हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, या कुछ में बस आपको इंटीजर या सब्जेक्टिव टाइप, ऐसे सब्जेक्टिव भी नहीं कह सकते, इंटीजर टाइप है, उसमें आपको आंसर पुट करना है, वैल्यू रखनी है। तो ऐसे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ऐसा। तो ये पैटर्न है इसका गेट का। मेरा जो स्कोर क्या, जो मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 100 69.5 आउट ऑफ 100, जिसपे मेरी रैंक थी 2000 समथिंग, ठीक है। और दूसरे बार का जो अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मेरे 100 में से आई गॉट 88.4 मार्क्स, ठीक है। सो माय रैंक वाज 46, ऑल इंडिया रैंक 46। नहीं, मैंने कोचिंग लिया था। मैंने दिल्ली में मेड इजी प्राइवेट लिमिटेड करके कोचिंग है, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के लिए प्रिपरेशन करवाती है। तो मैंने उसमें कोचिंग ली 1 साल के लिए, जस्ट आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज। और मैंने 1 साल, ये दोनों का कोर्स आता है, गेट प्लस इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो वो मैंने साथ में प्रिपरेशन करी थी दोनों की। हमारे पास 2 तरह की बुक्स होती हैं, एक गेट की प्रीवियस ईयर होती है और एक इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रीवियस ईयर होती है, ठीक है। उसके साथ आपने जो क्लास नोट्स बनाए हैं वो चीज़ होती है। बुक को ऐसे डिवोटेडली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो और आपको अगर रेफर करना है, कोई आपको छोटा मोटा डाउट आया है, तब आप उसके लिए रेफर कर सकते हैं। लेकिन किसी एक टॉपिक के लिए या किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए कोई बुक उठा लेना बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि उससे इंसान एक ही सब्जेक्ट की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स पे उसका नेगेटिव इफेक्ट दिखता है। तो मैंने ऐसा किया कि जो क्लास नोट्स होते थे मैं उसको हर दिन आके पढ़ता था, उसमें एक हाइलाइटर लेके उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हाईलाइट करता था मैं, और उसको रिवाइज करने में, क्लास से आने के बाद रिवाइज करने में बहुत ही कम टाइम लगता था, तो वो ईजिली हो जाता था। उसके बाद जो टॉपिक अभी चल रहा है उसका मैं कोई एक बुक उठा लेता था, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर या गेट का उठा लेता था, और किसी एक का बस
उस दिन के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता था, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए। अब क्या है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर मैंने किया तो मैं गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आज से 1 महीने बाद करूंगा, ताकि वो मेरा रिवीजन हो जाए उस टाइम पे। मैं उसको सेम टाइम पे खत्म करके साइड नहीं कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं 1 महीने बाद करूंगा तो मैं फिर से वो सारी चीजें रिकॉल कर सकूंगा जो कि मैंने 1 महीने पहले पढ़ी थी, तो मेरा एक रिवीजन, एक पैटर्न बन जाता है वैसा। तो मैं चीज़ों को ऐसे करता था कि अगर मुझे लगता था कि मैं मतलब दिमाग में क्या कहते हैं कि अगर 24 घंटे दिमाग में अगर पढ़ाई आपकी चल रही है तो आपके दिमाग में डाउट्स आना लाजमी है। तो आप पढ़ते रहते हैं दिमाग में और डाउट आता है कि यार ये टॉपिक याद नहीं है मेरे को, ये मुझे पढ़ना चाहिए फिर से। तो उसी समय आपको अपने नोट्स उठा के और देखना चाहिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने वो किए हैं। फिर एक चीज़ आती है शॉर्ट नोट्स की। तो गेट में शॉर्ट नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। गेट के लिए मैं मानूंगा कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, जो कि जिसमें अगर आपको फार्मूला याद है तो आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, अगर नहीं याद है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। मतलब आप इतनी मोटी बुक को या नोट्स को आप 2 पन्नों में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप पूरे नोट्स के थ्रू जाइए। आपको कुछ भी रिवाइज करना है तो आप पूरा नोट्स पढ़िए। डूज मैं कहूँगा वो है कि आपको हर दिन लगे रहना है, ठीक है। हर दिन काउंट हो रहा है आपका, ठीक है। आपको टीचर की बात माननी है, आपको अपने सीनियर की बात माननी है। आपका जो सीनियर बोल रहा है कि ऐसे करो चीज़ों को, तो उसको आपको डिनायल की तरह नहीं लेना है कि मुझे इसको डिफाई करना है, ऐसे करना है। आपको उसकी बात माननी है, और जो बात वो कह रहा है उसने एक्सपीरियंस करा हुआ है, ये वो बता रहा है, और आपको ये चीज़ मानने की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको अपना जो गोल है, गोल ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी है। आपको किसी एक चीज़ की तरफ ज़्यादा नहीं लग जाना है। अगर आप लग रहे हैं तो आप अपना जो प्रीशियस टाइम है वो आप वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टू टाइम आपका रिवीजन चलते रहना चाहिए। रिवीजन के अलावा आपका टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज का जो वेटेज है, मतलब वेटेज क्या, आपके रिजल्ट में जो वेटेज आएगा, जो कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन उसका जो वेटेज है वो कम से कम 60% का आपका टेस्ट सीरीज का वेटेज होगा। मान लीजिए आपने तैयारी कर ली 1 साल, लेकिन आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, आपने 3 घंटे बैठ के उसका मॉक नहीं दिया, कम से कम 10 या 15 या 20 मॉक्स नहीं दिया आपने, तब तक आपका फ्लो नहीं आएगा। आप 3 घंटे में समेट नहीं पाएंगे पेपर को। तो आप जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करें, जितना भी ज़्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं गेट के लिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, तो आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट बेटर होगा। आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, क्योंकि अगर आप पेसिमिस्टिक रखेंगे तो चीज़ें अगर खराब हैं भी तो वो और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। अगर चीज़ें अच्छी भी हैं तो वो तो खराब होना निश्चित है। मैंने गेट और आईएएस की प्रिपरेशन साथ में करी थी। अब सिलेबस पे अगर आया जाए तो सिलेबस, आईएएस का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, गेट से ज़्यादा सिलेबस है। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो कि गेट में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। गेट में ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल अप्रोच अपना रखना होता है, लेकिन आईएएस में आपको थियोरी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और सिलेबस को देखें तो जैसे रोबोटिक्स वगैरह की चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है गेट में, लेकिन वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछी गई थी, ठीक है। और इसमें 2 पेपर होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में। इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पैटर्न है वो 3 अलग अलग फेजेस में है। पहला प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जो कि टोटली ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है, उसमें आपके जनरल स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट होते हैं, लाइक उसमें आपकी मैथमेटिक्स भी रहती है और एनवायरनमेंट रहता है, फिर समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स रहता है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एथिक्स, और ये सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है उसमें। तो करंट अफेयर्स की चीज़ें पूछी हुई रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग, जो भी अगर पढ़ना चाहे तो। द फर्स्ट पेपर इज़ दिस टोटली ऑब्जेक्टिव, और ये हाँ टोटली ऑब्जेक्टिव होता है। 100 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल, 200 मार्क्स के, ठीक है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। जो जनरल स्टडीज़ वाला जो पेपर 1 होता है वो सबके लिए सेम होता है लगभग,
ठीक है, उसमें सेट्स में डिवाइडेड रहता है, तो क्वेश्चंस कुछ कुछ डिफरेंट रहते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेपर रहता है दैट इज कॉमन टू एवरी ब्रांच, जो भी हमारे ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर में इंक्लूडेड है। सेकंड पेपर जो रहता है वो स्पेसिफिक टू ब्रांच होता है। मैकेनिकल का पेपर इंटायरली डिफरेंट होगा, आपके अपने सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे इसमें। सिविल का पेपर एकदम ही अलग होगा, इलेक्ट्रिकल का पेपर बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो वो स्पेसिफिक टू ब्रांच है ऐसा। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक अच्छी चीज़ है कि आप मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज अटेम्प्ट करना है, तो अगर आप ग्रेजुएट हो, बस आपकी बस एक ग्रेजुएशन डिग्री मांगता है इंजीनियरिंग सर्विसेज, और आप किसी भी ब्रांच में अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना पेपर। एक प्रोसेस है जो कि हमें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, शॉर्ट में उसको हम DAF बोलते हैं। तो वो हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू से पहले भरवाया जाता है। उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में हमें अपने ऑप्शंस भी देने होते हैं, जो भी हमारा प्रेफरेंस है कि हम और ये सारे कैडर्स, कोई भी कैडर ऐसा नहीं है कि कोई किसी से नीचे है, सब इक्वल लेवल पे हैं, सबका सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, और सबका जो पावर बोलेंगे वो सबका सेम है। ये है, यहाँ पे आता है आपका चॉइस। जो टॉपर्स हैं जनरली वो दे गो फॉर रेलवेज, इंडियन रेलवेज ऑफ, जैसे मैं जो हूँ इंडियन रेलवेज ऑफ मैकेनिकल सर्विसेज में हूँ, तो उसमें हूँ मैं। और उसके बाद अदर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज है, और हमारे टाइम एक नया इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज था, और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं। तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। जिसको मिलिट्री में इंटरेस्ट है खासा, वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जा सकता है। जिसको बॉर्डर्स पे रहना पसंद है, वैसा एरिया पसंद है, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा सकता है। जिनको दिल्ली में रहना पसंद है वो सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए जा सकते हैं, या जिनको अच्छी सिटीज़ में रहना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मोस्टली इंजीनियर्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करते हैं, दे प्रेफर इंडियन रेलवेज, क्योंकि यहाँ पे आपके सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप टेक्निकल में भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, फिर आपका जो मैन हैंडलिंग स्किल है, जो कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, वो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में काफ़ी अच्छा बैलेंस है यहाँ पे। फिर जो जहाँ तक आती है इंडियन ऑयल और इसकी बात, तो इंडियन ऑयल में भी बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं। जैसे मैं मार्केटिंग में था वहाँ पे, तो और कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, कुछ बॉटलिंग प्लांट्स में जाते हैं, तो सबका अलग अलग एक्सपोजर होता है। कुछ का मशीन्स के साथ ज़्यादा एक्सपोजर होता है, कुछ का पेपर वर्क के साथ होता है, टेंडर वर्क के साथ ज़्यादा होता है, तो उसका काम थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मतलब एक ब्रॉड है वहाँ पे, कि मतलब आप इंजीनियरिंग बेसिकली आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी जनरल स्किल्स जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स जो हैं आपकी, वो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंडियन रेलवेज में आपको ज़्यादातर आपका टेक्निकल स्किल, स्टार्टिंग में आपको टेक्निकल स्किल मैटर करेगा, और उसके बाद जैसे जैसे आप द लैडर आप जाएंगे तो आपका मैन हैंडलिंग स्किल्स जो है वो काम में आएगा। और इसमें जब रिजल्ट आया था तो मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 6 थी, और मैंने चूज़ किया इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, और देन आई गॉट द एंट्री। और उसके बाद भी, इंटरव्यू के बाद भी हमारा एक वो होता है, मेडिकल टेस्ट होता है पूरा, तो वो आपके पूरे बॉडी का टेस्ट होता है। अगर आप मेडिकली फिट हैं उस सर्विस में ज्वाइन करने के लिए, तो आपको क्लियरेंस दे दिया जाएगा। नहीं तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि आप अगर वो चीज़ क्योर करने वाली है, वो सही हो सकती है, तो आपको एक टाइम दिया जाता है। आपके लिए एक अलग मेडिकल पैनल बैठता है, और अगर चीज़ें सही हो गई तो आपको उसमें एंट्री मिल जाती है। ट्रूथ बी टोल्ड, तो उसके पर्क्स ही हैं, और इसकी जॉब सिक्योरिटी ही है जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। फिर अगर एक दूसरा पार्ट देखा जिसके लिए मेजॉरिटी जिसके लिए आती है, वो ये है कि यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अथाह चीज़ें हैं, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ टेक्निकल भी सीख सकते हैं, आप यहाँ पूरे लोगों को मैनेज कर सकते हैं, आप मटेरियल मैनेज कर सकते हैं। तो ये लोगों का जहाँ तक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जॉब सिक्योरिटी के लिए आते हैं बेसिकली यहाँ पे लोग, क्योंकि जो सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी उतनी हाई फाई नहीं है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर्स या प्राइवेट जॉब्स।
उतनी हाई फाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको काम करने के लिए, आपको सीखने के लिए, आपको एक चेंज लाने के लिए, जो जिस चेंज के बारे में बात करते हैं कि हम लोगों की लाइफ्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये सोचना है कि इसलिए लोग आते हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली एक जनता को आप अफेक्ट कर रहे हैं।